सुनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर घटी भयानक भूतिया घटनाओं पर एक नोबेल और हॉलीवुड की 17 मूवीज बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं एमिटीविले के उस भूतिया घर की, जिसे लोग एमिटीविले हॉन्टेड हाउस के नाम से जानते हैं, और उस घर के पीछे छिपे काले और डरावने दिल दहला देने वाले रहस्यों की। ये बात है आज से 49 साल पुरानी, साल 1975 की, जब हस्बैंड जॉर्ज और वाइफ कैथलीन लुड्स एक घर की तलाश कर रहे थे। तब उन्हें न्यूयॉर्क सिटी के पास लॉन्ग आइलैंड के एमिटीविले विलेज में एक घर बहुत ही सस्ते दाम में मिल गया, जिसका एड्रेस था एमिटीविले 12 ओशियन एवेन्यू, साउथ ऑफ लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। लुड्स फैमिली अभी उस घर में नई नई ही शिफ्ट हुई थी, लेकिन उनके वहां शिफ्ट होते ही उन्हें वहां कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। उन्हें हर समय यह महसूस होता था कि उस घर के अंदर उनके परिवार के अलावा कोई और भी मौजूद है। उन्हें कई बार अपने घर में बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई हर समय उन सभी पर नजर रखे हुए है। एक रात जॉर्ज और कैथलीन जब अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी अचानक जॉर्ज की आंख खुल गई, लेकिन उसने जैसे ही अपनी आंखों के सामने का मंजर को देखा तो डर के मारे उसकी रूह कांप गई। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी का शरीर हवा में झूल रहा था, जो उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। डरा सहमा जॉर्ज अपने बिस्तर पर लेटा हुआ लगातार बस एकटक कैथलीन को देख रहा था कि तभी अचानक कैथलीन का हवा में उड़ता शरीर खुद ब खुद उसके बिस्तर पर आया। एक आम इंसान के लिए यह घटना बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी, इसलिए इस घटना से जॉर्ज बुरी तरह से डर गया। उन लोगों को उस घर में हमेशा किसी साय का एहसास जरूर होता था, लेकिन आज तो जॉर्ज ने ऐसी घटना अपनी आंखों के सामने होते देखी थी। वो दोनों उस घर में अपने 2 बेटे डेनियल और क्रिस्टोफर और बेटी मिसी के साथ रहते थे। एक बार जॉर्ज अपने घर के बाहर गार्डन में टहल रहा था कि तभी उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी। वो उस वक्त अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर किसी से बातें करती हुए हंस रही थी, लेकिन जब जॉर्ज ने ध्यान से उसकी तरफ देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरे की खिड़की पर उसकी बेटी मिसी के अलावा वहां और कोई भी नहीं था। तो आखिर वो किससे बातें करती हुई हंस रही थी? इसके साथ ही एक अजीब चीज जो लुड्स फैमिली ने नोटिस की वो ये थी कि उस घर की बेसमेंट में छिपा हुआ एक कमरा, जो घर खरीदते समय उस घर के मैप में नहीं था। हर बीतते दिन के साथ अब उस घर में ये घटनाएं बढ़ने लगी थी। उस घर में बहुत सी जगह पर अचानक से उन्हें ठंडी हवाएं महसूस होने लगी, जो कि उन्हें वहां किसी साए की मौजूदगी का एहसास कराने लगी। धीरे धीरे उनके परिवार में उन सब की तबीयत भी खराब होने लगी। इसलिए जॉर्ज ने उस घर को ब्लेस करवाने के लिए चर्च के फादर को अपने घर पर बुलाया, लेकिन फादर ने जैसे ही उस घर में कदम रखा तो वो समझ गए कि इस घर के अंदर कोई ना कोई बुरी शक्ति जरूर है। इसलिए वो बाइबल के वचनों को बोलते हुए चर्च का हॉली वाटर वहां छिड़कने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तभी अचानक उनके शरीर पर अजीब अजीब आकृतियों वाले धब्बे बनने लगे, और अचानक से उन्हें अपने साथ कुछ बहुत ही अजीब चीजों का एहसास होने लगा। उस घर को ब्लेस करते समय फादर भी बुरी तरह घबरा गए और वो डर के मारे उस घर से बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आकर देखा तो उनके शरीर पर पड़े वो अजीब सी आकृतियों वाले धब्बे अब गहरे घाव बन चुके थे। अपने साथ हुए इस हादसे के बाद फादर इस हद तक डर गए कि उन्होंने कभी दोबारा इस घर में वापस आने की हिम्मत नहीं की। इन सभी हुए हादसों के बाद लुड्स फैमिली बेहद बुरी तरह डर चुकी थी। वो समझ गए थे कि अगर उन्होंने एक और रात भी इस घर में बिताई तो बात उनकी जान पर बन सकती है। लुड्स फैमिली 28 दिन तक ही उस घर में रह पाए, और एक दिन वो बिना अपना सामान तक पैक किए ही अचानक उस घर को छोड़कर वहां से कहीं दूर चले गए। लुड्स फैमिली के इस घर को छोड़ने के बाद इस घर में हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की खबर बहुत तेजी से फैलने लगी। इसलिए उस समय के जाने माने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हस्बैंड वाइफ ईडी वॉरेन और लरीन वॉरेन ने उस घर की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें उन्हें वहां बहुत सी आत्माओं के होने के साइंस भी मिले। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते समय अपने कैमरा से उस घर की कुछ पिक्चर्स भी ली, जिसमें उन्हें एक बच्ची की आत्मा साफ साफ दिखाई दी। लेकिन आखिर उस घर में हो रही इन सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के पीछे क्या कहानी थी? अगर हम लुड्स फैमिली के इस घर में शिफ्ट होने से ठीक 1 साल पहले की बात करें
तो इस घर में साल 1974 में डिफ्यू फैमिली रहती थी, जहां 23 साल का रोनाल्ड अपने माता पिता, 2 छोटे भाइयों और 2 छोटी बहनों के साथ रहता था। लेकिन एक रात अचानक उसने रात के 3:15 में उठकर अपने घर के सभी 6 सदस्यों को गन से शूट कर मार दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके घर के पास रहने वाले किसी भी पड़ोसी को गन के फायर होने की आवाज तक सुनाई नहीं दी। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि अपने ही परिवार को मारने के बाद जब अगले दिन रोनाल्ड काम से अपने घर लौटा तो वो अपने घर वालों की डेड बॉडीज को देखकर हैरान परेशान हो गया और उसने पुलिस को कॉल करके अपने घर पर बुलाया। सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब पुलिस को इस फैमिली के मर्डर के पीछे का कोई मोटिव समझ नहीं आया तो उनका शक सीधा रोनाल्ड पर गया। जब पुलिस ने रोनाल्ड से कड़ी पूछताछ की तो रोनाल्ड के दिए गए बयान पर खुद पुलिस भी यकीन नहीं कर पाई। रोनाल्ड ने यह कबूल कर लिया था कि उसके सभी फैमिली मेंबर्स को उसने अपने हाथों से मारा है, लेकिन उसका कहना था कि उसने ये सब कुछ अपने होश में नहीं किया, बल्कि ये घर उसे उसके परिवार की जान लेने के लिए उसका आता था। घर की दीवारों से उसे ये आवाजें आती थी जो उसे उसके परिवार को मारने के लिए कहती थी। रोनाल्ड की इन बातों पर यकीन करना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था, इसलिए उन्होंने रोनाल्ड को गिरफ्तार करके 6 लोगों के कत्ल के जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन इस घर की ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब वॉरेंस ने गहराई से इस घर की हिस्ट्री के बारे में जाना तो जो उन्हें पता चला वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। उन्होंने बताया कि साल 1924 में इस घर पर एक कॉटेज हुआ करता था, जहां जॉन नाम का एक आदमी काले जादू से जुड़ी तांत्रिक क्रियाएं करता था, जिसकी मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को उसी कॉटेज के नीचे दफन कर दिया गया था। और सिर्फ यही नहीं, अपनी इन्वेस्टिगेशन में वॉरेंस को इस घर के बारे में यह भी पता चला कि कई सालों पहले इस जगह पर पागलों लोगों को रखा जाता था और उनके मर जाने के बाद उन सभी को इसी जमीन के नीचे दफना दिया गया था। और शायद इसीलिए यह घर एक नहीं बल्कि बहुत सी आत्माओं की चपेट में था। और शायद यही कारण है कि इस घर को दुनिया के सबसे हॉन्टेड घरों में से एक माना जाता है। अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से मशहूर यह घर आज भी उसी जगह पर मौजूद है। अगर आपको कभी उस घर में एक रात रुकने का मौका मिले तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हरियाणा के अरावली पहाड़ों में पुलिस को अभी अभी एक अज्ञात लाश की खबर मिली थी। रात बहुत हो चुकी थी और उस रात को और खौफनाक बनाने में मूसलाधार बारिश ने उसका साथ देना शुरू किया। ऐसी बारिश और बार बार आती भयंकर बिजली की आवाज कि अपने आप कानों पर हाथ चले जाएं। लेकिन पुलिस का जो काम है वो न तो बारिश देखता है और न ही रात। और वे लोग उस जगह पहुंचे जहां पर वो लाश दिखी थी। बुरी तरह घायल वो शरीर, उसको साफ देखकर यह पता चल रहा था कि किसी ने बुरी तरह कोई दुश्मनी निभाई है। शरीर पर ढेर सारे चाकू के निशान, चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ और शायद कुछ हड्डियां भी टूट चुकी थी। पुलिस ने बॉडी को सर्च करना शुरू किया तो देखा कि किसी का ड्राइविंग लाइसेंस उधर गिरा हुआ था, जिस पर खून के निशान भी थे। मालूम पड़ रहा था कि यही शख्स खूनी होगा। सुमित और अमन को हरियाणा से निकले हुए कुछ समय हो गया था। करीबन उन्होंने 400 किलोमीटर तक की दूरी तय कर ली थी। बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। दोनों ने ढाबे पर रुककर अभी खाना ऑर्डर किया ही था कि तभी उनकी नजर गंदी हो चुकी गाड़ी पर गई। तभी सुमित ने ढाबे पर काम कर रहे एक छोटे से बच्चे से कहा, अरे छोटू, वो गाड़ी धो दे यार। गाड़ी धुलवाकर खाना खाकर दोनों ढाबे से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे ही थे कि तभी गाड़ी के बोनट पर एक उल्लू आकर बैठ गया और अपना सर घुमाकर विंडशील्ड से दोनों को घूरने लगा। सुमित ने विंडो नीचे करके हाथ बाहर निकाला और बोला, क्या बे उल्लू,
जंगल का रास्ता भूलकर यहाँ आ गया? चल निकल यहाँ से। हट, चल हट। सुमित गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी उसकी डिक्की से आवाज आई। सुमित ने डिक्की चेक की, डिक्की खुली पड़ी थी, इसलिए उसने इस बात के बारे में ज्यादा सोचा नहीं और गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़ा। गाड़ी चलाकर ढाबे से करीबन 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि तभी सुमित के कंधे पर हाथ रखकर कोई पीछे से बोला, जरा गाड़ी लेफ्ट में रोकना। अमन चिल्लाया, अबे गाड़ी क्यों रोकी? इतनी तेज ब्रेक कोई लगाता है क्या? सुमित ने जो कहा उसको सुनने की उम्मीद अमन को नहीं थी। भाई, किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहा। हाँ, पीछे भूत बैठा है ना। चल हट, साइड में आ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। रात की उतरी नहीं है तेरी अब तक लगता है। अमन ने सीट बदलकर गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया। बाहर पड़ रही ठंड इतनी बढ़ रही थी कि अब वो उस सर्दी को अंदर भी महसूस कर पा रहे थे और अमन ने गाड़ी का ब्लोअर ऑन कर दिया। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि इस बार अमन ने ब्रेक मारे। अब तुझे क्या हुआ बे? यार, किसी ने मुझे भी पीछे से कहा, जरा ब्लोअर मिडल में करना। सुनसान सड़क, घंघोर कोहरा और अगल बगल के जंगल से आती आवाजें उनकी इस सिचुएशन को और भी डरावनी बना रही थी। दोनों बात कर ही रहे थे कि गाड़ी की छत पर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या नई मुसीबत आने वाली है। फिर भी हिम्मत करके जब दोनों उतरे तो सर के बेहद करीब से एक उल्लू उड़ता हुआ गया और पास के पेड़ के एक शाख पर जाकर बैठ गया। देखकर लग रहा था कि मानो वो उन्हें ही देखकर आवाज कर रहा हो। भाई, ये वही उल्लू है क्या जो शुरू में हमारी गाड़ी पर आकर बैठ गया था? पता नहीं यार, पर ये उल्लू हम लोगों को इतना घूर क्यों रहा है? उस उल्लू से ध्यान हटाकर जब गाड़ी की छत पर देखा तो कुछ नहीं था, पर वहां पर एक डेंट जरूर था। दोनों की समझ में नहीं आया कि यह हुआ क्या था, पर बिना ज्यादा दिमाग लगाए वो गाड़ी के अंदर बैठे ही थे कि इस बार आवाज पीछे से आई। दोनों ने हिम्मत कर दोबारा गाड़ी से बाहर निकल कर देखा तो एक पिछली बार की तरह गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में भी बस एक डेंट के अलावा कुछ भी नहीं था। वो दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि गाड़ी की सामने की तरफ से इस बार एक जोरदार आवाज आई। सुमित और अमन दोनों दौड़कर आगे गए तो देखा कि एक डेंट गाड़ी के आगे भी था और इस बार भी आसपास कोई नहीं था। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी गाड़ी की छत पर आकर वो उल्लू बैठ गया। उन्होंने तभी अपनी गाड़ी में से एक पानी की बोतल निकाली और जंगल में भागे। अमन, मुझे तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। चल आसपास कुछ जगह ढूंढते हैं। करीबन 300 मीटर ही अंदर गए होंगे, परंतु उनकी सांसें फूलने लगी। रुककर हांफते हुए पानी की एक बोतल से पानी पीने के लिए मुंह ऊपर किया ही था कि देखा कि डाल पर वही उल्लू बैठा हुआ था। सुमित, ये कहां फंसा दिया तूने मुझे? ये उल्लू हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अमन, जंगल की तरफ भागते हैं और इस बार रुकना नहीं है। दोनों बिना पानी पिए ही जंगल के अंदर भागे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया। उस रोशनी की ओर जब वो आगे बढ़े तो देखा कि उधर एक छोटा सा मकान था। सुमित और अमन को ये चीज अजीब लगनी चाहिए थी, लेकिन वो दोनों इतने डरे हुए थे कि ये छोटी सी रोशनी भी उनको कंफर्टेबल फील करवा रही थी। घर के सामने पहुंचे तो देखा कि उसके आगे के गेट पर ताला लगा हुआ था। तभी सुमित बोला, भाई, बरामदे का दरवाजा खुला हुआ है और उधर लाइट भी दिख रही है। क्यों ना आज रात यहीं गुजार लें? हाँ, जगह तो डरावनी है, पर उस गाड़ी वाली जगह से तो बेहतर ही है। साथ ही साथ इधर लाइट भी है। दोनों ने वहीं रात गुजारने की सोची। चारों तरफ घना जंगल, जंगल में रात का सन्नाटा, कीड़ों की आती लगातार आवाज। दोनों चुपचाप उधर बैठे थे और यही सोच रहे थे कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक टीन के छप्पर से एक जोरदार आवाज आई।
दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत खड़े होकर आगे गए और घूमकर दोनों ने देखा तो वही उल्लू उन्हें घूर रहा था। वो दोनों उल्लू को भगाने की कोशिश कर रहे थे। उस पर 2-3 पत्थर भी फेंक कर देखे, लेकिन सारी कोशिशें बेकार। अब इस वक्त अमन बहुत तंग आ चुका था। पिस्तौल निकाल, उड़ा दे इस साले उल्लू को। सुमित ने निशाना लगाया और गोली चलाई। अंधेरे में यह तो नहीं दिखा कि क्या गोली उल्लू को लगी, पर वो उल्लू वहां से उड़कर जंगल की ओर चला गया। सुमित और अमन चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी सुमित का फोन बजा। फोन की आवाज सुनते ही अमन इतना डर जाता है कि सुमित को बुलाता है। साले, तुझे कहा था ना अपना फोन बंद रखना, मरवाएगा साले। चल ऑफ कर ये फोन अपना। सुमित ने तुरंत अपना फोन ऑफ किया। इतने में ही जो आवाजें उन्हें परेशान कर रही थी वो फिर से एक बार सुनाई दी। यहां रुके तो जानवर की मौत मारे जाएंगे, इससे अच्छा तो अपनी गाड़ी के ही पास जाते हैं। कड़ाके की ठंड में सुनसान जंगल से होते हुए दोनों एक मेन रोड के पास पहुंचते हैं तो उन्हें दूर दूर तक अपनी गाड़ी नजर नहीं आती है। ये ले, अब अपनी गाड़ी ही गायब हो गई है। गाड़ी छोड़, उस ढाबे पर चलते हैं जो यहां से 1 किलोमीटर दूर है। दोनों ढाबे पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी और साथ ही पुलिस की जीप भी। पुलिस की गाड़ी देख दोनों पलटकर जाने लगे कि ढाबे के उस बच्चे ने आवाज लगाई। अरे भैया, ये साहब आपसे बात करना चाहते हैं। डरे डरे से दोनों जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने पूछा, गाड़ी आपकी है? हाँ सर, हमारी ही है। तो ऐसे मेन रोड पर गाड़ी छोड़कर कहां चले गए थे? वो क्या है ना सर, हम जंगल में बाथरूम करने घुसे और जब वापस आए तो देखा गाड़ी वहां थी ही नहीं। पुलिस ने उनके पेपर्स और ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक किए और कहा कि अब वो वहां से जा सकते हैं। गाड़ी में घुसने से पहले उन्होंने गाड़ी की छत, आगे वाला और पीछे वाला हिस्सा देखा और साथ ही में उसकी डिक्की भी सब कुछ चेक कर ली। दोनों इस सोच में डूब गए कि गाड़ी में पहले जो डेंट थे वो अब नए जैसे लग रहे थे। खैर पुलिस वहां बैठी ही थी, इसलिए दोनों ने वहां ज्यादा समय नहीं लगाया। दोनों जाकर गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने ही वाले थे कि तभी गाड़ी के बोनट पर वही उल्लू आकर बैठ गया और ऐसा लग रहा था कि वो शीशे से उस पार बस इन्हें ही देख रहा हो। उन्होंने उसे हटाने के लिए गाड़ी के वाइपर्स चला दिए, लेकिन फिर भी वो वहीं बैठा रहा। उसके बाद अमन बाहर निकलकर उस उल्लू को उड़ाने लगा। वो अंदर आकर बैठा और दोनों गाड़ी स्टार्ट करके चल दिए। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसमें न जाने उन्होंने कैसे राज छुपाए हुए थे। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। लाख कोशिश के बाद भी गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी। सुमित जब गाड़ी से उतरा तो एक अजीब सी फीलिंग उसे होने लगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही जगह थी जहां उनकी कार थोड़ी देर पहले रुकी थी। नीचे उतरने के लिए जैसे ही सुमित ने गाड़ी का दरवाजा खोला था कि तभी फिर वो उल्लू उसकी गाड़ी पर आकर बैठ गया। फिर से यही। यह देखकर उसकी हालत और भी खराब होने लगी कि तभी वो गाड़ी में बैठकर एक बार फिर गाड़ी शुरू करने लगा। उसकी सारी कोशिश जब बेकार हो गई तो सुबह तक वेट करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। गाड़ी की सीट को थोड़ा पीछे कर दोनों सोने की तैयारी करने लग गए कि तभी थोड़ी देर में डिक्की से एक आवाज आई। सुमित, तूने वो आवाज सुनी जो मैंने सुनी? हाँ, लेकिन गाड़ी से नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठा रहे यहीं पर। थोड़ी देर में वो आवाज अपने आप बंद हो गई और दोनों ने चैन की सांस ली। आज की रात दोनों के साथ इतना कुछ हुआ था कि कब उनकी आंख लगी उन्हें पता ही नहीं चला। आंख लगने के 2-4 मिनट बाद ही किसी ने उनके शीशे पर दस्तक दी। सुमित और अमन दोनों की आंख अचानक खुली, पर दरवाजा किसी ने नहीं खोला। जब शीशे की दस्तक बंद हुई, गाड़ी के ऊपर सामने और पीछे की तरफ एक आवाज, अबे बाहर निकल,
कितनी दूर भागेगा? निकल बाहर। हड़बड़ाकर दोनों गाड़ी से बाहर निकले तो देखा पुलिस के लोग डंडे से उनकी गाड़ी पर बुरी तरह से मार रहे थे। दरअसल सुमित और अमन ने ही उस आदमी की हत्या की थी जिसकी लाश पुलिस को हरियाणा से बरामद हुई थी। दोनों ने नशे की हालत में पहले उस आदमी को मिलने के लिए बुलाया और फिर उनका पैसा न लौटाने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हरियाणा पुलिस ने वो बरामद लाइसेंस राजस्थान पुलिस को दे दिया था, जो कि राजस्थान का ही निवासी था। लास्ट लोकेशन देखकर राजस्थान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सुमित और अमन पुलिस की गाड़ी में बैठे थे और जब नजर अपनी गाड़ी